हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं क्लास 10 साइंस का यह एमसीक्यू होने वाला है। मैंने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक का एमसीक्यू करवा दिया था। इसके बाद आज हम एमसीक्यू जो अध्याय 5 से अध्याय 8 तक का करवाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेके जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। जो आवर्त सारणी बनी है उसका आधार क्या रखा गया है। उसका आधार है परमाणु संख्या। क्या कहा मैंने? परमाणु संख्या। आप लोग कमेंट में जवाब देते चलिएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है हम उसी की बात कर रहे हैं कि वह पीरियोडिक टेबल में कुल कितने सारणी हैं। तो आप देखकर बता सकते हैं कि उसमें 7 आवर्त सारणी हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो आपने देखा ही था 1, 2, 3 ऐसे करते करते टोटल कितने थे? 18 आवर्त थे, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें कुल कितने आवर्त थे? 18 आवर्त सारणी थे, ठीक है। हैलोजन क्या है? हैलोजन किस समूह में आते हैं? तो हैलोजन जो है वो किस समूह में आते हैं? हैलोजन जो है वो 17 नंबर के समूह में आते हैं, ठीक है। हैलोजन किस समूह में आते हैं? 17 नंबर में। आगे बढ़ेंगे। देखिए निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती हैं? तो जब जो आवर्त सारणी होती है, जो हमारे पास आवर्त सारणी है कुछ इस तरीके का बना होता है, ठीक है, इस तरीके का बना होता है। तो इसमें जो ये 18 नंबर समूह होता है इसमें निष्क्रिय गैसें शामिल होती हैं। तो हम कहेंगे कि जो 18 नंबर समूह है वह निष्क्रिय गैसों का समूह होता है। आगे समझिए। देखिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा या पहले बढ़ता फिर घटता है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें परमाणु का जो आकार है वह घटता है, ठीक है। आगे समझिएगा। देखिए, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार घटता है, बढ़ता है या समान रहता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, जब ऊपर से नीचे शुरू करेंगे, 1 नंबर से शुरू करेंगे और अधिक नंबर की तरफ जाएंगे, ठीक है, 1 नंबर से शुरू करके अधिक नंबर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें परमाणु का आकार भी तो बढ़ेगा। तो वही इसमें कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो नेक्स्ट है, सोडियम किस समूह का तत्व है? तो आपको पता है कि टोटल 18 समूह हैं इसमें, और सोडियम जो है वह 1 नंबर समूह पर स्थित होता है, ठीक है। कितने पर होता है? 1 पर समूह, 1 वाले समूह में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आधार किसे बनाया? जो मेंडलीफ थे जिन्होंने पुरानी आवर्त सारणी बनाई थी उन्होंने क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाया था। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसे किसके आधार पर बनाया गया है? उसे परमाणु संख्या के आधार पर।
नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कौन सी? इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह प्रकाश संश्लेषण में बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में किस अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस अंग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ती या फूल? इनमें से किस अंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हम कहेंगे कि पत्तियों में। किस में होती है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे देखिए, मानव शरीर में पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? क्या कह रहा है? मानव शरीर में पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो हम कहेंगे मुख में, क्योंकि जब हम भोजन को मुख के अंदर रखते हैं तो वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है? जो जब हम भोजन मुख के अंदर रखते हैं तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है? इसमें होता है एमाइलेज। ठीक है, इसमें एमाइलेज नाम का एंजाइम मिलता है, तो भोजन जो है टुकड़ों में टूटता जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो खून है हमारा वो उसका लाल रंग किसके कारण होता है? उसका लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन रक्त से मिलता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जब मैंने आपको बताया था, जब क्लासेस इसकी थ्योरी लिया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से 4 कक्ष होते हैं? दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय, ये 4 कक्ष होते हैं हृदय के अंदर। ठीक है, आगे समझते हैं। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम है, इसी के द्वारा क्या होता है? परिवहन होता है पौधों में। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो होता है वह रक्त के माध्यम से जाता है, परिवहन होता है, उसी तरीके से पौधों में भी जाइलम के द्वारा जो खनिज या जल होते हैं वे परिवहन होते हैं। ठीक है, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो भोजन जो है उसका अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? छोटी आंत में भोजन का अधिकांश पाचन होता है। आगे समझिएगा क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? तो वसा का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। श्वसन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, रक्त बनाना, जल संग्रह करना। ठीक है, तो श्वसन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, श्वसन से ऊर्जा प्राप्त करना। आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आगे भी क्लासेस करवानी है। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? क्या मेरुरज्जु है? नहीं। मस्तिष्क है? नहीं। तंत्रिका तंत्र? नहीं। इसमें वेगस तंत्रिका जो होता है वह शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका होती है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है?
जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसका नियंत्रण कहाँ होता है? मेरुरज्जु में। ठीक है, कहाँ होता है? मेरुरज्जु जो होता है वहीं पर प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि? तो इसमें जो है, जो थायराइड है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो इंसुलिन होता है वह अग्नाशय, क्या है? अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अभी बताया, कमेंट में जवाब दीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्या है? पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स क्या है? ठीक है, पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वह पौधे में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, क्या है? फाइटो हार्मोन्स किस में पाए जाते हैं? मनुष्य में, पौधों में, जीवाणु में या कवक में? तो क्या बताएंगे आप? पौधों में। कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, आगे देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व आवश्यक है? इसमें कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, आयोडीन, लोहा या सोडियम? तो थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन होना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद एड्रेनालिन हार्मोन्स कब अधिक स्रावित होता है? कब होता है? नींद में, भय या तनाव की स्थिति में, भोजन करते समय या पढ़ाई करते समय? एड्रेनालिन जो होता है वह तनाव की स्थिति में या भय की स्थिति में सबसे अधिक स्रावित होता है। ठीक है, आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? जो तंत्रिका कोशिका होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं? नहीं, उसे नेफ्रॉन नहीं, उसे न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? ठीक है, शरीर का नियंत्रक केंद्र क्या है? जो नियंत्रण केंद्र है वह क्या है? मस्तिष्क। ठीक है, क्या है? मस्तिष्क जो होता है वह नियंत्रक केंद्र होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही जो जीव है वह भाग लेता है। ठीक है, ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? ईस्ट जो होता है उसमें किस विधि से होता है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु या लैंगिक जनन? तो हम कहेंगे मुकुलन द्वारा जो होता है ईस्ट में जनन होता है। आगे देखिए, अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? मुकुलन द्वारा, द्विविखंडन, बीजाणु या निषेचन द्वारा? तो हम कहेंगे अमीबा में विखंडन जो होता है, जो जनन होता है वह द्विविखंडन द्वारा होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या अंडाशय में, योनि नर में? कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी जो है, इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यहाँ पर मानव में निषेचन होता है। ठीक है, आगे देखिए, जनन कोशिका कहलाती है। जनन कोशिका किसकी? यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, नर। ठीक है, नर जनन कोशिका कहलाती है। कौन सी? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मक या भ्रूण? तो क्या होती है? नर जनन कोशिका जो होती है वह शुक्राणु होती है। ठीक है,
वहीं मादा जनन कोशिका क्या कहलाती है? तो वह होती है अंडाणु। ठीक है, क्या होती है? अंडाणु जो है वह मादा जनन कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका है कौन सी? भ्रूण, युग्मक, अंडाणु या शुक्राणु? तो हम इसमें देखिए, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। क्या होता है? युग्मनज बनता है। तो वही कह रहा है निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या है? युग्मनज है। ठीक है, नेक्स्ट है, परागण किससे संबंधित है? परागण जो होता है वह किससे संबंधित है? फूल से। और परागण क्या होता है? जब नर का जो पुंकेसर होता है, जो फूल का पुंकेसर वाला भाग है, वहाँ से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। और परागण कहाँ होता है? फूल में होता है। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट होने वाला है। देखिए, लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? आपने देखा कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, तब जो है जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसमें 2 जनक होते हैं। ठीक है, बीज का निर्माण किसके बाद होता है? बीज का निर्माण किसके बाद होता है? परागण के, निषेचन के, या अंकुरण या प्रकाश संश्लेषण के बाद? तो हम कहेंगे निषेचन के बाद। निषेचन के बाद बीज निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।